गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे 27 अगस्त का हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज क्या है, जो 50% जो टैरिफ की घोषणा हुई थी वो भारत पर लागू हो गया है। यूएसए द्वारा भारत पर 50% टैरिफ, इससे पहले जो हुई थी घोषणा हुई थी, अभी ये लागू हो गया है। लागू हो गया है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि भारत की जो निर्यात है, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत अमेरिकी बाजार में बढ़ जाएगी। अब तक आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा चीजें, प्रभाव क्या होता है। और जो कीमत बढ़ जाएगी तो भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा क्या हो जाएगी? भारतीय वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होंगी, और प्रतिस्पर्धी नहीं होंगी तो कम बिकेंगी। कम बिकेंगी तो भारत का निर्यात घटेगा। भारत का निर्यात घटेगा तो उत्पादन भी भारत में घटेगा। और इसका प्रभाव जब ये होगा, निर्यात घट जाएगा, तो भारत में क्या होगा? हम जो सरप्लस में चल रहे थे, हमारा क्या हो लगेगा? हमारा जो व्यापार अधिशेष है उसमें कमी आएगी। तो ये प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। प्लस ये तो हमारे ऊपर प्रभाव है, अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, अमेरिका पर क्या होगा? अमेरिका में या अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इसका प्रभाव वहाँ जो कंज्यूमर है, तो वहाँ का जो मिडिल क्लास है, अमेरिका का मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ेगा। टैरिफ का बर्डन पड़ेगा। ये कौन सा मिडिल क्लास है? ये अमेरिका का जो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास क्यों? क्योंकि जो सामान खरीदते हैं तो मेजोरिटी ऑफ जो परचेजिंग पावर होती है मिडिल क्लास के पास ही होती है। टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टैरिफ का जो भुगतान होता है, अंतिम भुगतान कस्टमर ही करता है। अंतिम भुगतान या उसका अंतिम भार ग्राहक। ये तो वहाँ के मिडिल क्लास पर प्रभाव हो गया। वहाँ की सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार के टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि। टैक्स राजस्व में वृद्धि, ये अमेरिकी सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। भारत के पास विकल्प क्या है? विकल्प या बताइए, समाधान आप सुझा सकते हैं, क्या समाधान सुझा सकते हैं? तो हमारे पास समाधान है, एक तो स्वदेशी अपनाओ, जो मोदी जी ने कहा है। मतलब बाहर से बनी हुई वस्तुएं हमें नहीं खरीदनी है, विशेष रूप से अमेरिका की। दूसरा क्या हो सकता है कि भारत अपना जो निर्यात है, निर्यात को क्या करे? डाइवर्सिफाई करे। निर्यात को डाइवर्सिफाई करना।
मतलब अन्य बाजारों की खोज करना। अन्य बाजारों, जब बाजार की हम बात करते हैं इसका मतलब होता है देश जहाँ सामान बेचा जा सके। अन्य बाजारों की पहचान करना और वहां निर्यात करना। तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? भारत को चाहिए कि व्यापार समझौते करे। व्यापार समझौता, हम ये सब क्यों लिख रहे हैं? व्यापार समझौता करे, ये वो करे, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए केंद्र में क्या है, यहाँ पर कोर क्या है? यूएसए और भारत। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत की वस्तुएं यहाँ आए, तो भारत की समस्या क्या है कि भारत निर्यात कहाँ करेगा, ये प्रॉब्लम है। तो इनको छोड़ के पूरा विश्व खाली पड़ा हुआ, वहां निर्यात करिए। हर बात में आपको यही फोकस रखना है, निर्यात। निर्यात कहाँ होगा? जहाँ बाजार होगा। ठीक है। डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है? केवल अमेरिका को अगर निर्यात कर रहे हैं तो और देशों को निर्यात करिए, उनको पता लगाइए जहाँ पर ऐसी चीजें सोर्सेस हैं। व्यापार समझौता करिए। तो व्यापार समझौता जैसे हमने लिखा, तो व्यापार समझौते से क्या होता है? ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो एक ये हो सकता है कि द्विपक्षीय स्तर पर आप बात करें, द्विपक्षीय व्यापार समझौता। ये क्या होता है? दो देशों के बीच में, जैसे अभी हमने यूके के साथ किया, यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया अभी 1-2 महीने पहले। बाकी देशों के साथ हो रखा है। प्लस हम बहुपक्षीय वार्ता पर बात करें, बहुपक्षीय समझौते जो होते हैं, जैसे बातचीत जो चल रही है, एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, टीपीपी। टीपीपी, इसको लीड कर रहा है कौन? जापान। कंप्रेहेंसिव प्रोग्रेसिव टीपीपी, लीड जापान कर रहा है। इसमें यूके शामिल हो चुका है, रिक्वेस्ट इसने की हुई यूके ने। प्लस इसमें शामिल जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया पहले से इसमें शामिल है, आसियान के लोग इसमें शामिल हैं। ये लोग चाह भी रहे हैं कि भारत आ जाए। ठीक है। तो ऐसे में भारत को चाहिए कि टीपीपी में भागीदार बने और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, तो भारत को निर्यात के लिए नया बाजार मिल जाएगा, तो अमेरिका पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो ये कुछ विकल्प हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, आप लोग जानते हैं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 200 पर कुछ कहा है। क्या कहा है? अनुच्छेद 200 क्या है? अनुच्छेद 200 संबंधित है किससे? राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति से। इसमें राज्यपाल के पास विकल्प होते हैं 4। एक, या तो वह सहमति दे और बिल कानून बन जाए, या तो विदहोल्ड करे, इसको बोलते हैं असहमति या रिजेक्ट करना, तो कानून नहीं बन पाएगा, या बोलते हैं इसको रिटर्न कर दे, वापस करना, बिल को वापस कर दे, तो यहाँ पर भी बिल नहीं बन पाएगा, बिल एक्ट नहीं बन पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। चौथा विकल्प उसके पास है बिल को आरक्षित कर ले। यहां से पॉइंट जुड़ा हुआ है, आरक्षित कर ले, तो ये राष्ट्रपति
को राज्यपाल अपनी इच्छा से करता है। इच्छा से कर सकता है। इन तीनों में ऊपर वाले जो हैं, यहाँ पर तो आवश्यक है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय, लेकिन आरक्षित कर ले राष्ट्रपति के लिए, ये अपनी इच्छा से कर सकता है। ठीक। और जब कोई शक्ति अपनी इच्छा पर निर्भर होती है तो उसको बोलते हैं विवेकाधीन शक्ति। तो यह इसके विवेकाधीन शक्ति हो गई, इंग्लिश में डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक। अब एक आर्टिकल और है, अनुच्छेद 356, जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया है। ये किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहार में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन से। इसमें क्या प्रावधान है? प्रावधान इसमें ये है, राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। स्तर पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाएगा, तो राष्ट्रपति का शासन चलेगा। ये है पूरा सेंटेंस। क्या है ये? रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या होता है कि राज्य का संवैधानिक फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यही बेसिस होता है। अब ये जो रिपोर्ट होती है राज्यपाल की, क्या है ये रिपोर्ट? किसकी? राज्यपाल की। इस रिपोर्ट का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये फैक्ट है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब सर्वोच्च न्यायालय उसमें देख सकता है कि रिपोर्ट सही है कि गलत है। और ये जो रिपोर्ट देते हैं, ये होती है कौन सी पावर? विवेकाधीन शक्ति। किसकी? राज्यपाल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ये जो विवेकाधीन शक्ति है, इसका जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं हो सकता? ये है क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट का। इतनी ही बात थी आज की चर्चा में, इसमें जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चल रहा है। ये दोनों आर्टिकल के बारे में आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट है, एक न्यूज चल रही है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम है। कई बार पूछा गया है कि किस चीज से जुड़ी होती है स्कीम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो जुड़ा हुआ है, सीमावर्ती गांवों के विकास से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती गांवों के विकास से। कैसे? यहाँ पर अवसंरचना का विकास किया जाएगा।
अवसंरचना का विकास से तात्पर्य यहाँ पर रोड है, रेल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, इनकी व्यवस्था की जाएगी। प्लस यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा सभी को, सरकारी योजनाओं का लाभ। अब सरकारी योजनाएं चाहे केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, तो इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली जो बॉर्डर के आसपास के गांव हैं, सीमावर्ती गांव जो हैं, उनको सशक्त बनाना, ताकि जो सीमा के आर पार से जो लोग आते हैं, अवैध प्रवासी, उनको रोका जा सके। क्योंकि जब अवैध प्रवासी आते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो इससे खतरा होता है किसको? देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी। क्योंकि ये जो अवैध प्रवासी आते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, ये अवैध व्यापार में संलग्न होते हैं, अवैध व्यापार का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो इन वजहों से, और ये व्यापार जो होता है, इसका जो पैसा आता है, फंड, ये जाता है टेरर फंडिंग में। तो बहुत सी चीजें हैं। तो ये हो गया आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। एक न्यूज है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। ये क्या होता है? जीएसटी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जीएसटी से संबंधित है। होता क्या है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? केंद्र में क्या है? ड्यूटी। ड्यूटी की जो स्ट्रक्चर, ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स, टैक्स की संरचना उल्टी है। इन्वर्टेड है मतलब ये हुआ एक तरीका, सामान्य रूप से क्या फॉलो होता है? सामान्यता। ये मान लीजिए कि एक कच्चा माल है, ये है फैक्ट्री, और इससे प्रोडक्ट बना बी। ठीक, अब ए से जब फैक्ट्री ऑनर जो भी रहा हो, मान लीजिए एक्स था, तो इस पर टैक्स लगा 20%। ये क्या है? एक कच्चा माल है। और जब यहाँ तैयार हुआ प्रोडक्ट, यहाँ पर ये बी प्रोडक्ट तैयार हुआ, तब इस पर टैक्स लगाया जा रहा है 12%। तो ये फिनिश प्रोडक्ट है, अंतिम उत्पाद। ये है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्या है? इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये है मतलब जब कच्चे माल पर लगाया जाने वाला टैक्स अंतिम उत्पाद से या फिनिश प्रोडक्ट से अधिक होता है, उसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अंतिम उत्पाद से बेहतर शब्द है फिनिश्ड प्रोडक्ट, क्योंकि अंतिम उत्पाद जो खपत होती है, खपत के स्तर पर वो होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब किसी फैक्ट्री से जो निर्मित
माल है उसकी बात हो रही है। हो सकता है ये इंटरमीडिएट सामान कोई हो। और जनरली क्या होता है, सामान्यतः ये कच्चा माल है, इस पर 10% ड्यूटी या जीएसटी लगा, और तैयार माल है बी तो इस पर लगा 12%। ये ठीक है, ये फॉलो होता है। लेकिन ये समस्या है जीएसटी में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। तो इसमें जीएसटी रिफॉर्म की जो बात हो रही है, इसको भी शामिल किया जाए, इसकी बात हो रही है। तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। एक और आया एनडीए। ये क्या है? नेशनल डिजिग्नेटेड अथॉरिटी। नेशनल डिजिग्नेटेड अथॉरिटी का गठन किया गया है बाई पर्यावरण मंत्रालय, उद्देश्य क्या है इसका? अच्छा, इस कमेटी में मेंबर कितने हैं, पहले तो हमें ये पता हो। तो 21 सदस्यीय है। 21 सदस्य में एमईए के मेंबर भी शामिल हैं। सदस्य या सचिव प्लस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उद्देश्य क्या है इसका? भारत देश में कार्बन ट्रेडिंग को लेकर, कार्बन ट्रेडिंग को लेकर सरकार को सुझाव देना। कौन सी गतिविधियां कार्बन ट्रेडिंग में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, इसी को लेकर के है। कार्बन ट्रेडिंग क्या है? जो कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन उत्सर्जन की व्यापार करना बेसिकली। जो लोग कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे उनका कार्बन क्रेडिट किसी और को दिया जाएगा। अभी जैसे भारत का जो लक्ष्य रखा है भारत ने, जो हमने घोषित किया है पेरिस समझौते के तहत, उसमें क्या है, हम 2.5 से 3 बिलियन का कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। कार्बन सिंक क्या होता है? जो कार्बन को अवशोषित करे। तो इसका मतलब है प्लांट, इतने पौधे हम लगाएंगे। दूसरा टारगेट है 45% इमिशन इन सिटी को, 45% इमिशन इंटेंसिटी को लाएंगे। हमारा जो उत्सर्जन तीव्रता होगी, उत्सर्जन तीव्रता, इसको 45% तक लाएंगे। प्लस 50% विद्युत गैर जीवाश्म ईंधन से। ये कब तक के टारगेट है? 2030 के। प्लस 500 गीगावाट ऊर्जा नवीकरणीय सोर्स से। नवीकरणीय स्रोत से। और एक और टारगेट हमने रखा है 2070 तक का, हम नेट न्यूट्रलिटी को प्राप्त करेंगे। या इसको बोलते हैं नेट जीरो एमिशन को।
नेट जीरो एमिशन। तो ये तीनों लक्ष्य जो हैं ये 2030 तक के हैं, भारत को प्राप्त करना है। 45% जो एमिशन टारगेट रखा हुआ है ये, और चारों। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।